बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माफिया हैंडलर और सहूलतकारों की जानिब से इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशों में नाकामी के बाद पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। जो इत्तलात आ रही हैं, इमरान खान की कानूनी टीम जिस तरफ इशारा कर रही है, इससे यह नज़र आ रहा है क्योंकि इमरान खान डट गए हैं। कोई भी मुतालबा इमरान खान ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का मानने से इनकार कर दिया है, और जिसके रद्द अमल के तौर पर अब इमरान खान को अगले इलेक्शन से आउट करने के लिए, माइनस करने के लिए कोशिशें जारी हैं। और ये कोशिशें जिस नहज पर हो रही हैं वो बड़ा ही हैरान कुन है, सनसनीखेज है मामला। और मेरे मुंह में खाक, इनमें एक मामला इमरान खान को जहर दिए जाने के इंकशाफ की खबरों के मुतल्लिक भी है, वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है और इसकी आज़ाद ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान को ज़बरदस्ती जिला वतन करने की कोशिशें भी जारी हैं। इसमें कौन क्या किरदार अदा कर रहा है वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। फिर एक और इसी तरह से मामला है जिसमें कोर्ट मार्शल किए जाने की तस्दीक हुई है, और इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले लेकर चलेंगे आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट की जानिब की। आखिरकार पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ। खबर आ जाई कि पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया, और ये कतन पाकिस्तान के लिए कोई खुशाइन या कोई खुशखबरी की बात नहीं, बल्कि बड़े ही दुख और अफसोस का मकाम है। क्योंकि साल 2023 में पाकिस्तान ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया और सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान बन चुका है कर्जा लेने वाला आलमी बैंक से। और इसी तरह सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब 70 करोड़ डॉलर भी इमदाद के तौर पर आए, लेकिन 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया गया जिसने पाकिस्तान को बड़े ममालिक के अंदर शामिल कर दिया है कर्जा लेने वाले। लेकिन आप देखें कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं माफिया की, हैंडलर्स की और सहूलतकारों की, कि उनकी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि खुदा न ख्वास्ता किसी न किसी तरीके से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, और उन कोशिशों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन खबर है जनाब कि हुकूमत ने फ़ी यूनिट बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। ये खबरें मैं इसलिए भी आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पर जो माफिया हैंडलर और सहूलतकार हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, बजाय ये कि पाकिस्तान की इकानमी बेहतर की जाए और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, अवाम को रिलीफ दिया जाए, उनकी तमाम तर कोशिशें सिर्फ़ और सिर्फ इस हवाले से हैं कि खुदा न ख्वास्ता किसी न किसी तरीके से इमरान खान को आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया है, ना देने जो है वो दिया जाए, उनको रास्ते से हटाया जाए। और आज खबर ये आई कि नेपरा ने जनाब बिजली महंगी कर दी है 3 रुपये 28 पैसे। पहले भी जो सूरत हाल है, लोगों के 20-25 हज़ार बिल आ रहे हैं, और ऐसे बिल जो कि पहले 5 से 7 8 10 हज़ार तक आया करते थे पीक आवर्स और पीक सीजन के अंदर भी, वो अब 25 30 35 40 और बाज़ केसेस में 45 50 हज़ार तक पहुंच गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब रवां माह से बिजली की कीमतों के अंदर मजीद इजाफा किया जा रहा है। ये है इनकी प्रायोरिटी। अब आपको लेकर चलता हूँ अदलिया की प्रायोरिटी की जानिब के। मुल्क में इस वक्त इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ शदीद सतह के ऊपर, लोगों को उठाकर गायब किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी हों, फ़ारूक हबीब हों, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद हों, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो है वो जो उनकी जो निचली सतह की क़यादत है, उनको इस वक्त जो है वो गिनती में ही नहीं आ रहे। इतने दिन हो चुके हैं, रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए आवाज़ उठाती है, पोस्ट करती है, लेकिन किसी के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन तमाम तर मामलात को इस्तेमाल करना चाह रही है आइंदा इलेक्शन के अंदर सियासी इंजीनियरिंग के लिए। वाज़े हो चुकी है ये बात, और पाकिस्तान की अदलिया उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक समात कल टीवी, सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर होगी। ये बताया जा रहा है जनाब हमें कि 9:30 एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में बैठेंगे जनाब। उनके समेत 15 जज साहिबान फुल कोर्ट समात करेंगे। सरकारी टीवी बराह रास्त दिखाएगा और कैमरे शैमरे लगा दिए गए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। लेकिन एक तरफ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे,
दूसरी तरफ लोगों को घरों से उठाकर गायब किया जा रहा है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, चाहे वो सियासी रहनुमा हों, चाहे वो सहाफ़ी हों या दीगर लोग हों। लेकिन काजी फ़ैज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस नहीं थे, इन तमाम तर मामलात पर अक्सर वो चीफ़ जस्टिस को खतूत लिख दिया करते थे। लेकिन इस वक्त हैरान कुन तौर पर उनकी जानिब से एक मुकम्मल तौर पर खामोशी है, जो कुछ सवाल उठा रही है, सवाल पैदा कर रही है कि क्या वाकई जो है इफ्तिखार चौधरी साहब का इंतखाब, काजी फ़ैज़ ईसा साहब, पहला फ़ैसला भी जिनका मेमो कमीशन के हवाले से जिस फैसले ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया, क्या एक मरतबा फिर उन्हीं लाइन्स के ऊपर जा रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जहां से उनके करियर का आगाज़ हुआ था। क्योंकि दरमियानी कुछ अरसे के अंदर बज़ाहिर उनके कुछ फ़ैसलों के ज़रिए ये बताने या समझाने की हमें कोशिश की गई कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं या इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान की सियासत के अंदर किरदार के ख़िलाफ़ हैं। वो फैज़ाबाद धरने को लेकर बैठे हुए हैं, उस पर रिव्यू पिटीशन को देख रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना बड़े वाक़यात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अगर उनका ये मौक़िफ़ है कि फैज़ाबाद धरने के ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत जो है वो बकौल उनके अगर गिराई गई या किसी के लिए स्पेस पैदा की गई, तो आज क्या हो रहा है? आज तो उससे बड़े लेवल के ऊपर, उससे बड़ी कैपेसिटी के ऊपर, और इस वक्त लेवल है इसका, उसकी शायद पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख़ में भी मिसाल नहीं मिलती, जो इंसानी हकूक़ की, आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन इन बातों के ऊपर पाकिस्तान की आला अदलिया खामोश है, और काजी फ़ैज़ ईसा साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो लाइव पाकिस्तानी अवाम को दिखा रहे हैं। इमरान खान की 9 मुकदमात में ट्रायल कोर्ट से ज़मानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलदम। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर आई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी, जबकि चेयरमैन PTI ने इन मुकदमात में मुतलका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान की अदम पैरवी पर मुस्तरद 9 की 9 दरखास्तें इन्होंने बहाल कर दी। अब ये बहाल तस्वर हो रही हैं, और जनाब ज़मानत की दरखास्तें इमरान खान की इससे पहले जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस, तोशाखाना केस, दफ़ा 144 खिलाफ वर्जी केस, इक़दाम कत्ल केस, इन तमाम तर मामलात के ऊपर इमरान खान की ज़मानतें जो हैं वो, जो उनकी दरखास्तें हैं वो एक बार फिर इस मामले के ऊपर जो हैं वो बहाल हो गई हैं। साइफ़र का अगर जिक्र किया जाए तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, दोनों को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली खसूसी अदालत ने। और सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि किस अदालत में, कैसे, कहाँ पेश करें, क्योंकि आपकी पेशियाँ तो अटक जेल के अंदर हो रही थी और वहाँ पर तो आप खुद जाते थे और इमरान खान साहब मौजूद होते थे। खैर, उन्होंने जनाब PTI के वकील ने दरख्वास्त की कि साइफ़र केस की नकूल फराम करें, जिससे अदालत ने मंजूर कर लिया। बड़ी बात है, अदालत की मंजूरी से अब नकूल मिलेंगी। जज ने कहा कि गवाहों के बयानात मुल्ज़मान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में कैद हैं। दोनों मुल्ज़मान को अदालत के अंदर पेश किया जाए, और 4 अक्टूबर के लिए ये नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। अब देखना यह है कि ये जिस अदालत की जानिब इनका जिक्र है, ये फिर अडयाला जेल के अंदर ही लग जाएगी, या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वहाँ से लाकर बाकायदा तौर पर जो है वो अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। और फिर अदालती अमले ने यह भी कहा जनाब कि साइफ़र केस की नकूल फ्राहम करने के लिए 1 दिन हमें चाहिए, परसों नकूल जो है वो फ्राहम कर दी जाएंगी, यानी डिलेइंग टैक्टिक्स। अदालती अमले ने वकील को बताया कि चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। और अब लेकर चलेंगे आपको उस इंतहाई अहम तरीन, बड़ी और खौफनाक डेवलपमेंट की जानिब। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने दरख्वास्त की है कि इमरान खान को घर का खाना दिया जाए, क्योंकि उनके शोहर को खाने में जहर दिए जाने का खदशा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने अदालत से रुजू किया है अपने शोहर की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई। वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, वज़ारत कानून के सेक्रेटरीज़, IG जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, DG IB और DG FIA को इसमें फ़रीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन PTI को जेल में खुराक के ज़रिए जहर दिया जा सकता है, और ख़दशा है कि मेरे शोहर को जेल के खाने के अंदर जहर दिया जाएगा। और दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि मेरे शोहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही जिसके वो बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म हक़दार हैं। शोहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI को जेल में वाक और एक्सरसाइज की सहूलत फराम की जाए। उन्हें घर के खाने की इजाज़त भी नहीं दी गई, ये दी जानी चाहिए, जैसा कि माजी में
کئی قیدیوں کو دی گئی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات اٹھائے جائیں، ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے کیونکہ ملاوٹ شدہ خوراک بھی ان کے شوہر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی استدعا کی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں اور ملزم جرم ثابت ہونے تک بے قصور ہوتا ہے، لہذا جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا جائے، نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ بڑا اہم ترین اور خوفناک انکشاف ہے۔ اس سے پہلے کل کے روز بھی ایف آئی اے کی جانب سے جب وہ چالان اپنا جمع کرایا گیا تو معاملات اس طرف کو گئے کہ اب عمران خان کے حوالے سے ان کو پھانسی دینے کا جو ایک اسکرپٹ ہے، خدا نخواستہ ان کو راستے سے ہٹانے کا، ان کو سزائے موت دینے کا، اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس قسم کی خبریں بھی ہیں جناب کہ عمران خان کے قتل کا بھی خدشہ ہے۔ اور اب واضح کر دیا بشرا بی بی کی اس درخواست نے کہ واقعی انہیں اس حوالے سے شدید ترین خدشات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم، پنجوتھا صاحب اور دیگر لوگ جو وہاں سے مل کر آئے، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سیل کے اندر عمران خان کو رکھا گیا ہے اور جو کہا گیا تھا کہ عمران خان کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں وہ ہرگز نہیں دی جا رہی، اور حالات جو ہیں وہ ان کے لیے اٹک جیل سے بھی کئی حد تک جو بدتر ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں۔ اسی دوران پھر خبر آتی ہے کہ عمران خان کی درخواست ضمانت کی ان کیمرہ کارروائی کی جو استدعا کی گئی تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ ان کیمرہ کی جو استدعا تھی یہ جناب سامنے آئی تھی حکومت کی جانب سے، ایف آئی اے کی بیسیکلی یہ درخواست تھی، حکومتی ادارہ ہے کہ جناب ان کیمرہ کیا جائے، اور کیونکہ ایسے چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں جس سے بقول ان کے دو ملکوں کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالتی کارروائی انہوں نے لائیو دکھانے کا بھی اندیا ایک بار پھر دیا اور کہا کہ لائیو سٹریمنگ ضرور ہوگی، ہم نے یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا ہے، کورٹ کی کارروائی براہ راست بھی ہوگی، ابھی اس پر کمیٹی کام کر رہی ہے۔ اور پھر ان کیمرہ کارروائی کی استدعا پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو 1 ہفتے میں بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ حکم دے چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آر پی او نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، اب انہیں آخری مرتبہ یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ جناب 1 ہفتے کے اندر پیش کریں شیخ رشید کو بازیاب کرا کر۔ شیخ رشید کے علاوہ دیگر کئی سیاستدان اس وقت جس غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھکنڈوں کا شکار ہیں وہ جناب آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر جناب خبر آتی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کا بیان، جن کا یہ بیان جی ایچ کیو یا اسٹیبلشمنٹ کا بیان سمجھا جانا چاہیے، انہوں نے تصدیق کی ہے اہم ترین معاملے کے اوپر کہ آرمی چیف کی واضح ہدایات ہیں کہ کورٹ مارشل ہوگا۔ کس کا؟ کیونکہ ہیڈ لائن یہ ہے جناب اسمگلنگ اونٹ پر نہیں ہوئی، آگے میں ڈیٹیل بھی آپ کو دیتا ہوں۔ یہ وہی معاملہ ہے پیٹرول کا، ڈالروں کا، دیگر معاملات۔ انہوں نے کہا جناب جتنی بھی اسمگلنگ ہوئی ہے یہ اونٹوں پر نہیں ٹرکوں پر ہو رہی تھی۔ آرمی چیف نے بڑے واضح انداز میں ہدایات دی ہیں کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ جو لوگ اس طرح کی پریکٹس میں ملوث ہیں ان کو جیل بھیجا جائے گا۔ اب جب کورٹ مارشل کا ذکر آتا ہے تو یقینی طور پر سویلین ذہن میں نہیں آتے بلکہ فوجی اہلکار ذہن میں آتے ہیں، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس کورٹ مارشل کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ کچھ فوجی اہلکاروں کا ہے، کیونکہ انہوں نے اسمگلنگ کا ذکر کیا، تو کیا وہ فوجی اہلکار کسی قسم کی اسمگلنگ کے اندر ملوث تھے؟ انہوں نے نگران وزیر اطلاعات کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اسمگلنگ میں سیکیورٹی ایجنسی کے ملوث ہونے سے متعلق سوال کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہت حد تک یہ بات درست ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں، آپ کی یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ سیکیورٹی ایجنسی ملوث ہی نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کو تسلیم کیا کہ سیکیورٹی ایجنسی اس کے اندر ملوث ہے، کیونکہ جتنی بھی اسمگلنگ ہوئی یہ اونٹوں پر نہیں ہوئی اور یہ ٹرکوں کے اوپر ہو رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ ملوث تھے آرمی چیف نے ان کے متعلق بڑے واضح انداز میں ہدایات دی ہیں کہ نہ صرف ان کا کورٹ مارشل ہوگا بلکہ اس طرح کی پریکٹس میں ملوث لوگوں کو جیل بھی بھیجا جائے گا۔ یہ اہم ترین معاملہ ہے کیونکہ کورٹ مارشل اور دیگر جو تمام معاملات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ان کی قیادت کے حوالے سے بھی اس وقت جو ہے وہ سامنے ہیں، جن پر بندیال صاحب کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ سب کچھ آپ ہمیں بتا کر پوچھ کر کریں گے۔ اچھا، پھر اسی دوران یہ خبر بھی آتی ہے کہ جناب نواز شریف کی پاکستان واپسی کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ ان کی کنفرمیشن آ رہی ہے کہ جناب انہوں نے 21 اکتوبر کی شام 6:30 بجے کا جو ٹکٹ ہے وہ انہوں نے کروا دیا ہے، لاہور ایئرپورٹ کے اوپر وہ اتریں گے۔ اچھا، اب اسی دوران جب نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں تو یہ خبریں بھی چل رہی ہیں
کہ عمران خان کو زبردستی ملک سے جلا وطن کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ دورانی صاحب پھر ایکٹیو ہوئے، اعجاز الحق صاحب کے متعلق اطلاعات آئیں، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نہیں مانے ان کے مطالبات، اور اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی بھی کچھ اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان نہیں مان رہے کوئی بھی ڈیل کرنے سے، تو اب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو زبردستی پاکستان سے باہر بھجوا دیا جائے، زبردستی جلا وطن کیا جائے۔ اس سے پہلے مثالیں تو موجود ہیں، خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والے کئی رہنمائے پاکستان کے اندر، آپ ان کے نام جانتے ہیں، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، MKM سے ہو یا نواز لیگ سے ہو، لیکن ایک لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اب اس کو زبردستی ملک سے بھجوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر وہی بات کہ آپ نے گھبرانا نہیں، بلکہ عمران خان کے لیے پرامن احتجاج، چاہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہو یا دیگر کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، وہ آپ نے کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے، اور گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔